नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने वर्ण विचार का टॉपिक है उसको पूरा किया है। उसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि इन वर्णों के अलावा कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि उर्दू भाषा के हैं लेकिन हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। वो 5 वर्ण हैं जिनको वर्णमाला में कहीं पर स्थान नहीं दिया गया लेकिन फिर भी हिंदी के अंदर उनका प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? क है, ख है, ग है, ज है और फ है। इनके नीचे एक ये बिंदु लगा हुआ है जिसको क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। इसको नुक्ता कहा जाता है। जब ये नुक्ता लग जाता है तो ये किसके वर्ण हो जाते हैं? उर्दू के, यानी कि उर्दू के हैं लेकिन इनको हिंदी के अंदर अक्सर हम देखते हैं। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया था। शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी के अंदर प्रारंभ किया गया था। तब से लेकर हिंदी के अंदर इनका प्रयोग देखने को मिलता है। मूल रूप से ये उर्दू के हैं लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शब्दकोश। शब्दकोश की बात करते हैं भाई। शब्दकोश क्या है? देखो, हम देखते हैं कि अक्सर जो भी हमें लिस्टें मिलती हैं या जो भी हमें कहीं पर भी अपना नाम देखना होता है तो वो नाम हमारा किसके अनुसार होता है? अंग्रेजी की वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार होता है। देखते हैं कि वो अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार होते हैं। पहले ए नाम वाले मिलेंगे, फिर वी वाले मिलेंगे, फिर सी वाले मिलेंगे, फिर डी वाले मिलेंगे। तो इस अनुसार इनका क्रम है वो चलता जाता है। इसी को अल्फ़ाबेट क्रम कहा जाता है। इस प्रकार से हिंदी का भी एक अल्फ़ाबेट क्रम होता है जो कि इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं जब हम हिंदी का शब्दकोश के अनुसार नामकरण करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी अक्षर आधा नहीं है, कोई मात्राएं नहीं हैं। 1 से लेकर 26 जो इनके अक्षर हैं वो एक क्रम हैं और उसी क्रम में नाम दिए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि हिंदी के अंदर 24 मूल वर्णों के अलावा कुछ ऐसे वर्ण भी शामिल किए गए हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसके आधार पर इनकी संख्या क्या हो जाती है? 52 हो जाती है। तो हम किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे? जैसे आधा अक्षर आता है, चिंदर बिंदु आता है, अनुस्वार आता है, तो उनको हम कैसे रखेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए भी नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर 1 सबसे पहले हम अनुस्वार को स्थान देंगे। अनुस्वार को स्थान देंगे। उसके बाद में हम चंदर बिंदु को स्थान देंगे और उसके बाद में हम विसर्ग को स्थान देंगे। अब हम इनके चिन्ह पहचानेंगे भी। इनके चिन्ह कौन से होते हैं? हमें पता है कि अनुस्वार का चिन्ह ये होता है और चंद्र बिंदु इस प्रकार से लगता है और विसर्ग इस प्रकार से लगता है। जब हम इनके उदाहरण करेंगे तब ये चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। नंबर 2 पे हम किसको रखेंगे? नंबर 2 पर हम स्वर को रखेंगे। नंबर 2 पर हम स्वर को रखेंगे। स्वर आपको पता है कि ऐ से शुरू होते हैं और औ तक चलते हैं। फिर हम इनको स्थान देंगे। नंबर 3 पर हम किनको रखेंगे? नंबर 3 पर हम व्यंजनों को रखेंगे। नंबर 3 पर हम व्यंजनों को रखेंगे। नंबर 3 पर व्यंजन आएंगे। नंबर 3 पर व्यंजन आएंगे। ये तो इनका है क्रम। अगर हम एक लाइन में इनको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। कैसे? कि सबसे पहले अनुस्वार आएगा, फिर चंद्र बिंदु आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर स्वर आएगा, उसके बाद में फिर व्यंजन आएगा, उसके बाद में आधा वर्ण आएगा यानी कि आधा व्यंजन आएगा। ठीक है, ये इसका एक लाइन के अंदर
कर्म है। इसको देखकर लगता है कि बड़ा आसान है, ये तो अंग्रेजी की तरह है, लेकिन समस्या कहाँ आती है हम उस पे ऊपर विचार करेंगे। समस्या आनी है व्यंजनों के अंदर, व्यंजनों के सिवा कहीं भी समस्या नहीं आएगी। देखो भी सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। देखो स्वर की हम बात करते हैं तो स्वर में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, उसके बाद में ये आए चंद्र बिंदु आएगा, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में फिर ये आएगा। ये तो है स्वरों का क्रम। इसी प्रकार से ए का चलेगा, इसी प्रकार से आ का चलेगा, इसी प्रकार से ई का चलेगा। जिसके ऊपर जो लगता है उसी के अनुसार इनका कर्म आएगा। उसके बाद में बात करते हैं व्यंजन की। ये तो स्वर था भी। अब हम बात किसकी करेंगे, व्यंजन की। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कै आएगा, उसके बाद में ये छ आएगा, उसके बाद में क्या है भाई ख आएगा, और उसके बाद में ये ख आएगा। देखो भी ध्यान से देखना, सबसे पहले कै आएगा, उसके बाद में ये श आएगा। अब ये क्यों आया उसको देखो। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, कै प्लस श से मिलकर बना हुआ है। तो इसका पहला वर्ण क्या है, कै है, तो इसलिए इसका स्थान इसके बाद में आएगा, इसके अनुसार इसका स्थान यहाँ बैठेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास संयुक्त वर्ण कितने हैं, 4 हैं। उन संयुक्त वर्णों का ही ध्यान रखना है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात पहले हम इसकी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में ये संयुक्त वर्ण है, इनको दोबारा देखेंगे। देखो यहाँ पर भी नुक्ता लगा हुआ है, वो क्या है, उसके बाद वाले में से आएगा। हम बात करते हैं कै के नुक्ता लगा है तो ये कै के बाद में आएगा भी, ख के लगा हुआ है तो ये ख के बाद में आएगा, अगर गै के लगा हुआ है तो वो गै के बाद में आएगा, अगर जय के लगा हुआ है तो वो जय के बाद में आएगा, अगर फै के लगा हुआ है तो वो फै के बाद में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा शब्द आ जाता है कि दोनों ख से शुरू हैं, लेकिन अगर नुक्ता लगा हुआ है तो वो वाला शब्द बाद में आएगा, जिसके नुक्ता नहीं लगा हुआ है वो पहले आएगा। इसी प्रकार से कोई गै से बना हुआ शब्द है, 2 शब्द ऐसे हैं जो गै से बने हुए हैं, लेकिन एक में क्या है नुक्ता लगा, एक में नुक्ता नहीं लगा हुआ है, तो जिसमें नुक्ता लगा है वो बाद में आएगा, जिसमें नहीं लगा वो पहले आएगा। ये तो थी साधारण सी बात। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे संयुक्त वर्ण थे, संयुक्त व्यंजन थे, उनका स्थान कहाँ पर आएगा। देखिए भी संयुक्त हमने कौन कौन से पढ़े थे, हमने श पढ़ा था, उसके बाद में हमने त्रय भी पढ़ा था, उसके बाद में हमने गै भी पढ़ा था, उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था, ये पढ़े थे हमने भी। अगर कर्म के अनुसार देखें तो हम इसको यहाँ ऊपर कर देंगे भी, यहाँ हम इसको लिख देते हैं और यहाँ फिर हम इसको लिख देते हैं। देखो ये है कै प्लस श से, तो ये तो किसके बाद में आएगा, जस्ट कै के बाद में आएगा। मान के चलो कोई शब्द कै से शुरू है, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ भी, इससे आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। हमने पहली बात की कर्म की, दूसरी बात हमने की क्षमा की, तीसरी बात हमने की गमला, और चौथी बात हम ये कर लेते हैं कि हमने लिखा चरखा। चरखा। अब इनको देखेंगे कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो पहले तो हमें पता है कि ये कै आएगा, नंबर 1 तो क्या आएगा, कै आएगा। नंबर 2 पे कौन सा आएगा, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इसको देखेंगे ये किससे मिलकर बना है, कै और श से मिलकर बना है, तो 2 नंबर ये आएगा। उसके बाद में गै आता है या चय आता है वो हम देखेंगे, तो उसके बाद में ये आता है और उसके बाद में फिर ये आएगा। समझ गए होंगे भाई, क्योंकि जिससे बना हुआ है उसका पहला अक्षर हम देखेंगे। उसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है भी,
जय और अणय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है भाई, तो ये किसके बाद में आएगा? जय के बाद में आएगा, जय के बाद में आएगा। ठीक है भाई, जहाँ पहले जय आएगा उसके बाद में ये आएगा क्योंकि हमने ये भी, मैंने एक लाइन में आपको बताया था कि पूरा वर्ण पहले आता है, आधा वर्ण बाद में आता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये तय और रै से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ ये है कि पहले तय आएगा और तय के बाद में ये आएगा, यानी कि यहाँ त्रय लिखा होगा वो तय के बाद में आएगा, अगर ग लिखा होगा तो इस य के बाद में आएगा। ठीक है भी, इसी प्रकार से इसकी बात करते हैं। इसमें शय, रै और ए, यहाँ पर शय लिखा होगा, उसके बाद में इससे बना हुआ शब्द आएगा, उसको हम वरीयता देंगे। अब तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये शब्दकोश का एक कर्म है। उसके बाद में एक हम बहुत बार देखते हैं कि जो रै है, इसका प्रयोग कई जगह पे होता है। इनका प्रयोग कहाँ कब होता है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम एक दो उदाहरण और करेंगे। सबसे पहले हम रै की बात करते हैं कि अगर रै से पूर्व, यानी कि रै से पूर्व कोई भी आधा वर्ण है, रै से पूर्व, रै से पूर्व कोई भी आधा वर्ण है तो क्या होगा भाई? आधा वर्ण है तो ये जो रै होगा वो उस वर्ण के पैर में बैठ जाएगा। जैसे हम बात करेंगे कर्म, इस कर्म में क्या है? ये रै आधा है और ये क्या है? पूरा है। ये रै पूरा होने की वजह से इसके पैर में बैठ गया भी। उसके बाद में मैं है और उसके बाद में ए है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि एक शब्द देखते हैं हम, प्रिया। इसको वास्तव में ये परिया होता है, प्रिया नहीं होता, परिया होता है, क्योंकि ये मात्रा किस पे लगी हुई है? रै पे। आधे अक्षर पर तो कभी मात्रा आती नहीं, अगर मात्रा आएगी तो वो पूरा हो जाएगा। जब हम इसको अलग करेंगे तब पता चलता है इसमें रै है, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है भी, उसके बाद में यह है और उसके आ की मात्रा लगी हुई है। अब इसको पढ़ते हैं तो ये क्या है? परिया है। ठीक है भी, इस प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो अपने को देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में नंबर 2 हम देखते हैं इसका प्रयोग कि कई शब्दों के नीचे जो कि गोड़ होते हैं, गुलाई में होते हैं, जो वर्ण गुलाई में होते हैं उनमें इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जो वर्ण गुलाई में होते हैं, जो वर्ण गुलाई में होते हैं वहाँ इनका प्रयोग कैसे किया जाता है कि जो वर्ण गुलाई में हैं। हम बात करेंगे टै की, हम बात करेंगे ठै की, हम बात करेंगे डै की। हम देखते हैं कि एक शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है ट्रक, ट्रक। एक हमें मिलता है ड्रम। इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए उसमें क्या करते हैं? नीचे हलंत लगाते हैं। तो ये टै के नीचे हलंत लगा हुआ है और दूसरा टै के नीचे क्या है? रै है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। जो वर्ण नीचे से गोल होते हैं वहाँ पर रै का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। ये इसका क्या था? नंबर 2। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि यहाँ पर आधा तय होता है, उसमें रै का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसमें रै का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि मान के चलो जो पहला वर्ण है वो क्या है? आधा है, और वो वर्ण क्या है? तय है। तो उसमें जब हम रै का प्रयोग करेंगे तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार से हम बात किसकी करेंगे? शय की बात करेंगे। ठीक है, ये शय आधा है, इसमें हम रै का प्रयोग करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये है नंबर 4। नंबर 5, अगर शय ये आधा है, इसमें हम रै का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे स्रोत शब्द लिखते हैं ना, क्या होता है? ये सरोत होता है, स्रोत नहीं होता, सरोत, सरोत, क्योंकि ये मात्रा किस पे जा रही है? रै पे जा रही है और स इसमें आधा है, सरोत।
ठीक है भाई, इसलिए इसको स्रोत बोला जाता है। ये इसका क्या था, नंबर 5 था। नंबर 6 की हम बात करेंगे, जिसको रैफ रे कहा जाता है भी, जिसको रैफ रे कहा जाता है, जो खुद आधा होता है, जो खुद क्या होता है, आधा होता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसका प्रयोग जहाँ भी हम करेंगे, जहाँ हम इसको बोलना चाहते हैं उससे आगे वाले वर्ण पे करेंगे। जैसे कर्म में हम कह के बाद बोलना चाहते हैं तो इसको हम उससे आगे वाले वर्ण के ऊपर बिठा देंगे। जैसे कार्य है, कर्म है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये क्या था, रै का प्रयोग था। हमने देखा कि अगर रै स्वयं पूरा है तो उसके आगे जो आधा वर्ण है वहाँ पर इनका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर गुलाई वाले वर्ण हैं तो वहाँ पर प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आधा तय है उसके बाद में रै आता है तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। शय के बाद में रै आता है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो ये रै के प्रयोग थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब तक जितने भी वर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे हल हो चुके हैं। अब इससे आगे हम शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।